गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर टॉपिक रेडिएशन पढ़ेंगे और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के क्या क्या स्रोत होते हैं, सोर्सेस ऑफ रेडिएशन, और इन रेडिएशंस का हमारे एनवायरनमेंट पर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, किस प्रकार से ये रेडिएशंस जो है हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। इस टॉपिक पे जो है हम क्लास के दौरान चर्चा करेंगे या स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? एनवायरमेंटल रेडिएशन। ओके, रेडिएशन क्या है बच्चों? एनवायरमेंटल रेडिएशन एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एंड मैन मेड रेडिएशन सोर्सेज। देखिए, रेडिएशन जो है, रेडिएशन बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे या फोटोन के रूप में ऊर्जा, या जो हमारे रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उनके डिसइंटीग्रेशंस के फलस्वरूप निकलने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विकिरण या रेडिएशंस कहलाते हैं। ओके, ये जो रेडिएशंस होते हैं वो बच्चों एनवायरनमेंट के अंदर प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, और कुछ रेडिएशंस जो है वो मानव द्वारा जो कई प्रकार इस प्रकार के जो है वो इक्विपमेंट्स या मशीनें इजाद की गई हैं जिनके द्वारा हानिकारक रेडिएशंस उत्पन्न किए जाते हैं। ओके, देखिए, we live in a world in which radiation is naturally present everywhere। हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है बच्चों, इस पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक रूप से भी रेडिएशन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी एक प्रकार का क्या है? रेडिएशन है। ओके, लाइट यदि हम बात करें तो लाइट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखिए, जनरल यदि हम बात करें तो हम रेडिएशंस को दो प्रकारों में बांटते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक इसका फॉर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो है हम हमारी जो सोलर लाइट है, लाइट, और जो गामा रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंतर्गत रखी जाती है। और दूसरे टाइप का रेडिएशंस होता है जो पार्टिकल रेडिएशंस कहलाता है, दैट इज पार्टिकल रेडिएशन। और इसके अंदर जैसे आप जानते हो हम हमारे अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके अंदर प्राकृतिक रूप से और जो है मानव जनित रेडिएशन जो है वो पाए जाते हैं। ओके, देखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जैसे मैंने बताया थ्रू आउट द एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। और यदि हम ह्यूमन बॉडीज की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी कई प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है वो बाय बर्थ पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन 14, पोटेशियम 40, पोलोनियम 210, ये नेचुरल अकरिंग रेडियो जो है रेडिएशंस होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ओके, देखिए, we can classify radiation according to the effects it produces on matter। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो है अभी बात करी कि ये हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, लेकिन देखिए सभी रेडिएशंस हार्मफुल नहीं होते हैं। रेडिएशंस के अंदर एनर्जी की कितनी मात्रा है जिसके आधार पर उनके द्वारा हानि पहुंचाए जाने की क्षमता तय होती है। इसके आधार पर हम रेडिएशंस को जो है दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस, सेकंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग, देखिए आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि रेडिएशंस जो कि हमारा जो एटम है, एटम के जो ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे। ओके, तो यदि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे इस प्रकार का यदि रेडिएशंस है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके,
उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वह जिस पदार्थ के साथ में उस जो है वो जिस पदार्थ के साथ या जिस माध्यम के साथ में वो गुजरता है उसको आयोनाइज कर देता है। ओके, और आयोनाइजेशन क्या है? परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट से बाहर निकलना। तो वो रेडिएशंस जो कि आयोनाइजेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाते हैं, जिसके अंदर हम कॉस्मिक रेज, एक्स रेज और जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली जो रेडिएशंस है उनको इंक्लूड करते हैं। इन रेडिएशंस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, देखिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वे रेडिएशंस होते हैं जो कि परमाणु या अणु के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को पूर्णतः नहीं निकाल पाते। तो ऐसे रेडिएशंस को नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। और इसके अंदर हम हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज है उन्हें जो रेडिएट हीट होती है एंड रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओके, देखिए अक्सर हम जो हमारा एनवायरमेंटल रेडिएशन है उसको बैकग्राउंड रेडिएशन भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करें नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशंस कौन कौन से हैं। तो नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस की। कॉस्मिक जो रेडिएशंस होती है वो किस प्रकार के रेडिएशंस हैं बच्चों? ये रेडिएशन से आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि प्रोड्यूस्ड होती है, प्रोड्यूस्ड व्हेन प्राइमरी फोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम इंटरैक्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। स्पेस से आने वाले जो रेडिएशंस हमारे वायुमंडल के अंदर, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं अल्फा पार्टिकल्स के रूप में या प्राइमरी फोटॉन्स के रूप में, तो इस प्रकार के ये जो रेडिएशंस हैं बच्चों, ये रेडिएशंस क्या कहलाते हैं? ये अधिकतर क्या होते हैं? ये हमारे अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम नाभिक न्यूक्लियाई या पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और गामा किरणें होती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं? दीज आर नॉन एज द प्राइमरी कॉस्मिक रेज। ओके, और ये प्राइमरी कॉस्मिक रेज जब हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती हैं तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई से टकराकर ये सेकेंडरी कॉस्मिक रेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। देखिए ये जो रेडिएशंस है कॉस्मिक रेडिएशंस का, तो इनका जो अमाउंट या इनका हम कहें कि जो डोज है वो वेरी करता है। किस संदर्भ में? डिफरेंसेस इन एलिवेशन, ओके, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस पर्टिकुलर रीजन का जो एनवायरनमेंट है उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन प्रकार के जो कारक हैं कैन चेंज द अमाउंट और डोज ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस दैट वी रिसीव। ओके, सेकेंड टाइप का नेचुरल अकरिंग रेडिएशन दैट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ओके, जो कि हमारे भूगर्भ के अंदर या अर्थ की सरफेस पर पाया जाता है, उस प्रकार के रेडिएशंस को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के अंतर्गत रखते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, कौन कौन से रेडियो एक्टिव मटीरियल्स? इसके अंदर हम यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, जो कि हमारी सॉइल और रॉक्स के अंदर नेचुरल पाया जाता है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के अंतर्गत आता है। ओके, देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर बात करें, इसेंशियली ऑल एयर कंटेन्स रेडॉन। रेडॉन क्या है बच्चों? रेडॉन एक प्रकार की जो है वो विकिरणकारी गैस है और ये जो है वो मुख्यतः रेडियम 226 जो है उसके डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और जो ये रेडियम 226 है बच्चों, ये किसके साथ पाया जाता है? ये पाया जाता है यूरेनियम के साथ। और यूरेनियम हमारा जो है वो पृथ्वी की जो चट्टानें हैं या सॉइल्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ से ये रेडॉन गैस जो है वो रिलीज होके हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर मिलती है। ओके, और देखिए ये रेडॉन जो है ये बहुत हानिकारक गैस है। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर स्मोकिंग के बाद में लंग कैंसर उत्पन्न होने का ये प्रमुख कारण है।
क्योंकि इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब रेडॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसके शेल से पोलोनियम का जो है वो निर्माण होता है, जिसको हम पीओ के नाम से जानते हैं, और ये एक सॉलिड एलिमेंट्स होता है जो कि जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट होता रहता है और लंग कैंसर का कारण बनता है। ओके, देखिए एयर के अलावा इन एडिशन देखें तो वाटर कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व यूरेनियम, थोरियम एंड इसके अलावा ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन रेडियो एक्टिव कार्बन एंड पोटेशियम। ओके, तो वाटर के अंदर भी यूरेनियम और थोरियम के रूप में, और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन, पोटेशियम, इस रूप के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडिएशंस पाई जाती हैं। ओके, देखिए इनमें से कुछ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो हम फूड के द्वारा या वाटर के द्वारा ग्रहण करते हैं, और कुछ जो है लाइक रेडॉन जो है वो हम जो गैस इनहेल करते हैं, वायु जो एयर लेते हैं उसके साथ में हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। देखिए हम यदि डॉग्स की बात करें फ्रॉम टेरेस्ट्रियल सोर्सेज तो वैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों के अंदर जो टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं या ये रेडिएशंस हैं उनकी डोज जो है वो वैरी करती है, लेकिन बट लोकेशंस विद हायर सॉइल कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम जनरली है हायर डोसेस। ओके, वैसी मृदा जिसके अंदर यूरेनियम और थोरियम जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, ऐसी मृदा के अंदर, ऐसी सॉइल के अंदर जो है हमें हाई डोजेस देखने को मिलती है। ओके, फॉर एग्जांपल रेडॉन गैस की हम बात करें तो रेडॉन गैस कंट्रीब्यूट्स नियरली 2/3 ऑफ आवर नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सपोजर। हमारा जो टोटल नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सपोजर है उसका 2/3 पार्ट रेडॉन गैस के द्वारा बनाया जाता है। इंटरनल रेडिएशंस भी होती है। इंटरनल रेडिएशन जैसे कि मैंने पहले बात कर रही थी, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर बाय बर्थ कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, या हम कहें कि रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जिन्हें हम इंटरनल रेडिएशंस के नाम से भी जानते हैं, मेनली फ्रॉम रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40, कार्बन 14 इनसाइड आवर बॉडीज। ओके, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए ये तो बात थी हमारे नेचुरल रेडिएशन सोर्सेज की। अब हम बात करेंगे मैन मेड सोर्सेज की। जनरल यदि हम बात करें तो अधिकांश जो मैन मेड सोर्सेज होते हैं वो मेडिकल सोर्सेज होते हैं। ओके, मेडिकल जो सोर्सेज होते हैं दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैन मेड सोर्सेज। फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक एक्सरेज आप लोग सब परिचित होंगे। जब हम जैसे हमारे कोई बोन्स की बीमारी हो जाती है या हम सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, या आजकल जो एयरपोर्ट्स के अंदर बड़े जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर स्कैनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर एक्सरेज पाई जाती हैं। ओके, तो एक्सरेज के रूप में एक्सरेज जो है एक प्रमुख रेडिएशंस है जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो की बॉडी को हानि पहुंचाता है। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर आयोडीन 131, सीसियम 137 एंड अदर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शंस जो मटेरियल्स होते हैं, इनके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर या वॉल्स के अंदर, या हम देखें मिट्टी के नीचे तो यहाँ पर रेडॉन गैस की जो है बहुतायता पाई जाती है। इसके अलावा कंबस्टाइल फ्यूल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल गैस एंड कोल, इनके द्वारा रेडिएशन जो है वो जनरेट किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सरे सिक्योरिटी सिस्टम्स, टेलीविजन, फ्लोरोसेंट लैंप स्टार्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स जिसके अंदर जो है वो अमेरिशियम, ल्यूमिनस वॉचेस जिसके अंदर ट्राइटियम, लालटेन मेटल्स, थोरियम, टोबैको के अंदर पोलोनियम 210। ओके, ऑप्थेल्मिक ग्लास जो कि आई ग्लासेस बनाने के अंदर यूज किए जाते हैं, और कुछ सिरेमिक्स के अंदर जो है वो ये जो है वो मेन मेड सोर्सेस हैं जहां से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो प्यूपल्स होते हैं वो ऑल्सो एक्सपोज टू रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल
जो शुरू होता है यूरेनियम माइनिंग से एंड मीलिंग थ्रू द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल, यहाँ से भी जो है रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोज के अंदर जो है वो ह्यूमन बींग्स आते हैं। ओके, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स जो है रिसीव मिनिमल एक्सपोजर फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ओके, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के परिवहन के दौरान जो है एक्सपोजर में आते हैं, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग और जो रिएक्टर एक्सीडेंट्स होती है इनके द्वारा जो फॉलोअप होता है बच्चों, उसके थ्रू भी जो है वो मानव डायरेक्ट रेडिएशंस के एक्सपोजर के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। ओके, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स। जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो परमाणु है उसके डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप रेडिएशन जनरेट होते हैं, तो इनका जो डिसइंटीग्रेशन है ये क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। देखिए, यदि हम एटम्स की बात करें तो द एटम कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसके द्वारा जो है वो एटम कैटेगराइज किया जाता है। सम नेचुरल एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। देखिए, ये रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियाई जो इनके अंदर जो है प्रोटॉन्स जो उपस्थित है न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट और डीके, इनका जो है वो विखंडन होता है, या हम कहें कि इनकी क्षय होती है। और जब इनका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का विखंडन होता है, इनका परमाणु का विखंडन होता है, तो रेडिएशंस के फॉर्म के अंदर इससे बहुत हाई एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ओके, और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द रेडियो एक्टिव एटम्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। और इस प्रकार के जो रेडियो सक्रिय जो एटम्स होते हैं वो न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ओके, देखिए, द रेडियो एक्टिव डीके इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स। ये जो विखंडन या क्षय हो रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, ये इसके नापने की यूनिट होती है जिसको हम बेकरल कहते हैं। ओके, 1 बेकरल का मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 बेकरल इक्वल्स 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड 1 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो हम उसको 1 बेकरल कहेंगे। ओके, और द टाइम दैट इज टेक्स फॉर हाफ द रेडियो न्यूक्लियाइड्स टू डिसइंटीग्रेट और डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ओके, देखिए, इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि वह समय जो कि रेडियो न्यूक्लियाइड्स को जिस समय के दौरान जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियाई है उसको डिसइंटीग्रेट, उसके क्षय होने के अंदर जो है वो हाफ पार्ट उसका क्षय होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो उसकी हाफ लाइफ या अर्ध आयु कहलाता है। ओके, the time that is takes for the half of the radionuclide to disintegrate, हमारा वह समय जिसके अंदर हमारा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसका आधा भाग डिसइंटीग्रेट होता है या क्षयित होता है, वो उसकी अर्ध आयु कहलाता है। ओके, देखिए, ये जो हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ डिफर फॉर ईच रेडियो एलिमेंट्स। प्रत्येक जो रेडियो एलिमेंट्स है, प्रत्येक जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उनकी अर्ध आयु जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शंस फॉर अ सेकेंड टू बिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यदि हम आयोडीन 131 की बात करें तो उसकी अर्ध आयु कितनी है बच्चों? 8 डेज है। ओके, 8 दिन है। लेकिन यदि हम यूरेनियम 238 की बात करें, विच इज प्रेजेंट इन वेरिंग अमाउंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज 4.5 बिलियन ईयर्स। इसकी अर्ध आयु 4.5 बिलियन पर ईयर्स है। पोटेशियम 40 की बात करें जो कि मेन सोर्स है रेडियो एक्टिविटी का हमारी बॉडी के अंदर, उसकी अर्ध आयु हाफ लाइफ जो है 1.42 बिलियन ईयर्स है। ओके, अब ये तो बात थी अर्ध आयु की। अब हम बात करेंगे जो कॉमन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है उनके बारे में। ओके,
कौन कौन से रेडिएशन जो हमने शुरुआत में पढ़े थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में हो सकते हैं या पार्टिकल एलिमेंट्स के रूप के अंदर हो सकते हैं रेडिएशन, पार्टिकल रेडिएशन जिनको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा रेडिएशंस। ओके, देखिए अल्फा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ heavy positively charged particles which is emitted by atoms of elements such as uranium and radium. Okay, and alpha radiation can be stopped completely by a sheet of paper or by the thin surface layer of our skin. Okay, देखिए अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा जो रेडिएशंस है वो पार्टिकल रेडिएशंस होते हैं जो बेसिकली यूरेनियम और जो हमारे रेडियम 226 है उसके डिसइंटीग्रेशन के फलस्वरूप वो की एटम्स जो है वो एमिटेड होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये अल्फा रेडिएशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बिग पार्टिकल्स होते हैं जिनको एक जो है जिसकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है और वो हम एक पेपर के शीट्स के द्वारा भी इनकी जो है वो इनके प्रभाव को रोक सकते हैं। ओके, लेकिन यदि ये अल्फा एमिटिंग मटेरियल्स यदि हम उनको इंटेक कर ले बाय ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान या भोजन के दौरान या पानी पीने के दौरान, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे इंटरनल टिश्यूज के अंदर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, अब हम बात करें बीटा रेडिएशंस की। देखिए जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए होते हैं। ओके, दे आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल्स एंड कैन पास थ्रू 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ओके, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर है पार्टिकल्स का वो अल्फा पार्टिकल्स की तुलना में छोटा होता है। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेशन पावर जो हम कह रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है। ओके, तो यदि हम जनरल की बात करें तो बीटा रेडिएशंस जो है उसको हम रोक सकते हैं किसके द्वारा, एल्यूमिनियम, ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम अ फ्यू मिलीमीटर थिक, कुछ मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट से हम इनकी जो है वो इनके प्रभाव को रोक सकते हैं। अब हम बात करें गामा किरणों की। देखिए गामा रेज क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे मैंने अभी बताया था एक्स रेज के समान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। फॉर सिमिलर टू एक्स रेज, लाइट, रेडियो वेव्स, ये सब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। Gamma rays depending on their energy can pass right through the human body but can be stopped by thick walls of concrete or lead. Okay, ह्यूमन बॉडी से गामा किरणें पास हो सकती हैं लेकिन एक जो है वो कंक्रीट और लेड की मोटी वॉल के द्वारा हम इसके भेदन को रोक सकते हैं। ओके, तो ये तो बात थी मेजर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी। अब हम बात करेंगे जो है रेडिएशन डोज की। ओके, the biological effects of ionizing radiation vary with the type and energy. ये हम सब जानते हैं प्रत्येक रेडिएशंस का अलग अलग प्रभाव होता है और प्रत्येक रेडिएशंस के जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो उनके प्रकार और उनमें उपस्थित एनर्जी के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, A measure of the risk of biological harm is the dose of radiation that the tissue receive. देखिए हमारे जो ह्यूमन बॉडी में यदि हम बात करें तो हमारे टिश्यूज किस मात्रा के अंदर उस रेडिएशंस को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। ओके, और उसका कितना उस रेडिएशन से हमें जो है कितनी हानि हो रही है, कितना बायोलॉजिकल हार्म हो रहा है, वो उस रेडिएशन की डोज पर डिपेंड करता है। ओके, The unit of absorbed radiation dose is the sievert. उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी absorbed radiation dose है उसकी यूनिट क्या है बच्चों, उसकी यूनिट है sievert. ओके, देखिए 1 sievert की यदि हम बात करें तो 1 sievert is a large quantity. Radiation dose normally encounters are expressed in millisievert, जिसको हम मिलीसीवर्ट के रूप में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज द मिलीसीवर्ट, और माइक्रोसीवर्ट्स के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, मिलीसीवर्ट्स और माइक्रोसीवर्ट्स विच आर 1000 और 1 मिलियन ऑफ ए सीवियर्ट, जो कि एक सीवियर्ट का 1000 या 1 मिलियन होता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम चेस्ट एक्सरे की बात करें, ओके, चेस्ट का एक्सरे जो होता है, चेस्ट एक्सरे की बात करें तो दिस चेस्ट एक्सरे विल गिव अबाउट 0.2 मिलीसीवियर्ट ऑफ रेडिएशन डोज। इतनी रेडिएशन डोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, ओके। ऑन एवरेज बात करें तो 1 आवर रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू ऑल नेचुरल सोर्सेज अमाउंट्स टू अबाउट 2.4 मिलियन सीवियर्ट अ ईयर, ओके। ये फिगर, दिस फिगर कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशंस बाय सेवरल 100% हो सकता है, ओके। देखिए अब यदि हम हमारे घरों की या बिल्डिंग्स की बात करें तो देयर आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द एयर। जो अभी हम रेडोन गैस की बात कर रहे थे, रेडोन जो है 222, थोरोन तो रेडोन 220 है, एंड बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द डिकेइंग ऑफ रेडियम 226, जैसा मैंने शुरुआत के अंदर बताया था, एंड द थोरियम प्रेजेंट इन मेनी सॉर्ट्स ऑफ रॉक, अदर बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड इन द सॉइल, ओके। अब इन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है उसके वी आर एक्सपोज्ड टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इन 2 वेज। 2 प्रकार से हम जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस के एक्सपोजर में नेचुरली आ सकते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट we are surrounded by naturally occurring radioactive elements in the soil and stones and are barred with cosmic rays entering the earth atmosphere from outer surface, जिनके हम डायरेक्ट जो है एक्सपोजर के अंदर होते हैं। इसके अलावा we receive internal exposure from radioactive elements which we take into our body through food, through drinking water or through the air we breathe, ओके। इस प्रकार से इन दोनों ही तरीकों से हम डायरेक्ट जो है हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है रेडिएशन के, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा वी हैव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम 40, कार्बन 40, रेडियम 226 जो हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बोन्स के अंदर पाया जाता है, ओके। तो ये आज हमने बच्चों बात करी है जनरल रेडिएशंस की, रेडिएशंस के जो नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनकी रेडिएशन डोज की, ओके। अर्थ आयु की अगली क्लास के अंदर ये रेडिएशंस किस प्रकार से वनस्पति, एनिमल्स, हमारी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाती है, इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।